बीएड कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिसिप्लिन, अनुशासन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हम कुछ रूल्स की बात करते हैं, कुछ रेगुलेशन की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं। तो स्कूल में अक्सर हमें टीचर कहते थे कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन को फॉलो करो। और कई बार जब हम इस डिसिप्लिन को ब्रेक करते थे, तोड़ते थे, तो हमें पनिशमेंट भी मिलती थी। तो अब हम बीएड में आ गए हैं, तो क्या डिसिप्लिन का मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशन है या कुछ और है? तो आज के इस वीडियो में आपके इसी क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं कि डिसिप्लिन है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डिसिप्लिन के कंसेप्ट के बारे में, मीनिंग के बारे में कि अनुशासन की अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है। तो अगर हम इसके मीनिंग एंड कंसेप्ट की बात करें तो उससे पहले जब हम स्कूल टाइम में थे तो डिसिप्लिन को अक्सर हम क्या कहते थे? कंट्रोल ऑफ एक्शन एंड फॉलोइंग रूल्स, कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, उस पर नियंत्रण करना और नियमों का पालन करना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते थे कि इट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी, कि ये एक प्रैक्टिस है अपने माइंड को कंट्रोल करने की, अपनी बॉडी जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस है। क्या है? डिसिप्लिन। इसको हम पहले इसी रूप में इसको समझते आए हैं। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते थे, इसको तोड़ते थे, तो हमें अक्सर पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है। तो इतना तो डिसिप्लिन के बारे में हम सभी को पता है। ठीक है। क्योंकि स्कूल में इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन जब हम अब कॉलेज में आ गए हैं तो क्या डिसिप्लिन, ये वाला डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो ये वाला डिसिप्लिन क्या वही वाला डिसिप्लिन है या कुछ से कुछ अलग है? तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो कॉलेज में आकर यहाँ पे इस डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल ऑफ एक्शन एंड फॉलोइंग रूल से नहीं है। तो ये डिसिप्लिन है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन मींस फील्ड ऑफ स्टडी। कि अनुशासन से तात्पर्य क्या है? अध्ययन का एक क्षेत्र। कि अध्ययन के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी अलग अलग हो सकती है। कुछ एग्जांपल उसको देख लेते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी। आप कॉलेज में गए, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो अक्सर आपसे कोई पूछता था कि बताओ आप किस स्ट्रीम में हैं। आप आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, साइकोलॉजी, आपने क्या ऑप्ट किया हुआ है? तो आप स्ट्रीम की जगह, ठीक है, आप उसको एक और आप उसके लिए एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, डिसिप्लिन। आप किस डिसिप्लिन से हैं? आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, साइकोलॉजी से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं? अगर आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स में भी क्या कर रहे हैं? बीए प्रोग्राम है, आपका सोशलॉजी ऑनर्स है, आपका संस्कृत ऑनर्स है, आपका हिंदी ऑनर्स है, आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या हुआ? फील्ड ऑफ स्टडी, के अध्ययन का एक क्षेत्र हो गया। ठीक है। ये वर्ड अक्सर हम कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका यूज करते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, कि अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका ही अनुशासन है। तो किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना सामने, कि किस तरह से इसके थ्रू हम जो स्टडी है उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमने कॉमर्स की बात की, हमने आर्ट्स की बात की, हमने साइंस की बात की। तो अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, आर्ट्स में चाहे हम बात करें लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, हम चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ठीक है, लैंग्वेज में भी बात करें, हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, उर्दू की बात करें, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस की हम बात कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन के थ्रू थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो स्टडी है उसको कंपाइल किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जब भी आर्ट्स की बात आती है तब भी हमारे माइंड में आता है हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी आता है, लैंग्वेज आता है। ये सारे जो स्टडी जो एरिया है वो हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं, ठीक है, हमारे जहन में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, बायोलॉजी आ जाता है।
और इसी तरीके से जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में भी बिजनेस स्टडी आ जाता है, अकाउंट आ जाता है, ठीक है। तो इस सारे के सारे जो एरिया हमारे आंखों के सामने, जब भी हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। की ये स्टडी को क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है और एक ऑर्गेनाइज वे में हमारे सामने उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो डिसिप्लिन इज डिवाइडेड इनटू सब डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन की, अब जो ये डिसिप्लिन है, अनुशासन, इसको सब डिसिप्लिन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और सब डिसिप्लिन को भी सब डिसिप्लिन में डिवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये सब डिसिप्लिन क्या है और सब डिसिप्लिन क्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर हम एक ले लें डिसिप्लिन, आर्ट्स ले लें, तो आर्ट्स को सब डिसिप्लिन में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। सब डिसिप्लिन क्या हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लैंग्वेज और बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब डिसिप्लिन समझ में आ गया। आर्ट्स डिसिप्लिन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज, ये सब इसके सब डिसिप्लिन है। फिर सब डिसिप्लिन क्या हुआ, तो सब डिसिप्लिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज। अब इनकी सब डिसिप्लिन क्या हो गया, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, तमिल की बात करते हैं। तो अक्सर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इनके भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। आपको हिंदी का अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इंग्लिश का अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, संस्कृत का अलग मिल जाएगा, तमिल का अलग मिल जाएगा, उर्दू का अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन हो गया आर्ट्स, उसके सब डिसिप्लिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज, और इनके भी सब डिसिप्लिन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिसिप्लिन के थ्रू जो भी स्टडी है उसको कंपाइल किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको व्यवस्थित तरीके से संकलित किया जा रहा है, ठीक है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय डिसिप्लिन, के अनुशासन के द्वारा अध्ययन या ज्ञान की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम आर्ट्स की बात करते हैं तो इसकी अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है। हम कॉमर्स की बात करें तो इसकी अपनी बाउंड्री है, हम साइंस की बात करें इसको तो इसकी अपनी अलग बाउंड्री है, हम साइकोलॉजी की बात करें तो इसकी अपनी अलग बाउंड्री है, हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें उसकी अपनी अलग बाउंड्री है, हम मेडिकल की बात करें उसकी अपनी एक अलग बाउंड्री है। तो द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय डिसिप्लिन, कि अनुशासन के द्वारा ही अध्ययन और ज्ञान की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ टीचर with the knowledge of subject matter and pedagogy but also explain the development and philosophy of the subject। कि देखिए जब आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीएड कर रहे हैं तो आपको अपने डिसिप्लिन के थ्रू आपको केवल अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, और आप उसकी जो पेडागोजी है कि अपने सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाए, सिर्फ इन चीजों की नहीं बल्कि आप अपने विषय को अच्छे से जान सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में, उसके दर्शन के बारे में, कि आपका विषय क्या है, कैसे बना, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, आप अपने डिसिप्लिन के बारे में आपको सारी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। तो इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ टीचर विद द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट और पेडागोजी की नॉलेज नहीं देता बल्कि उस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसकी फिलॉसफी क्या है, ये सारी की सारी चीजें एक टीचर को पता चलती है, जिससे वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जान सकता है, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकता है और अपने स्टूडेंट को उसके बारे में अच्छे से बता सकता है, समझा सकता है, सिखा सकता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अनुशासन की परिभाषा की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू बार्डियू, उन्होंने क्या कहा है कि अ डिसिप्लिन हैज एन एकेडमिक एंड सोशली एक्सेप्टेड नेम, कि डिसिप्लिन का एक एकेडमिक या सोशली एक्सेप्टेड नेम होता है। जैसे हमने बात की, आर्ट्स की बात की, कॉमर्स की बात की, साइंस की बात की, उसमें भी आर्ट्स में भी हमने बात की, हिंदी की बात की, हमने हिस्ट्री की बात की, हमने इंग्लिश की बात की, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एकेडमी जो डिसिप्लिन है उसका एक एकेडमिक एंड सोशली एक्सेप्टेड नेम होता है। और इसका इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, इन अ लाइब्रेरी द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी फाउंड, कि अगर हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं, ठीक है, तो देखिए एक लाइब्रेरी में आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जैसे हिंदी ऑनर्स की बात करते हैं तो उसकी एक अलग कॉर्नर होगा, ठीक है। हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ की बुक्स का एक अलग कॉर्नर होगा,
अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसका एक अलग कॉर्नर होगा। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, उसका एक अलग कॉर्नर होगा। ठीक है, साइंस की बात करें तो उसका भी एक अलग कॉर्नर होगा। और साइंस की भी बात करें तो फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, जियोलॉजी का अलग होगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉमर्स की बात करें तो उसमें भी अकाउंटेंसी का अलग होगा, बिजनेस स्टडी का अलग होगा। ठीक है, मैथ्स का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी जैसे हमने अभी जाना कि ज्योग्राफी का अलग होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, सोशियोलॉजी का अलग होगा। तो इस तरह से अ डिसिप्लिन हैज एन एकेडमिक एंड सोशली एक्सेप्टेड नेम। ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी का अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो एक लाइब्रेरी को एक हम बड़े डिसिप्लिन के रूप में लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग सब डिसिप्लिन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें भी सब सब डिसिप्लिन हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यादव एंड लक्ष्मी। ठीक है, तो इन्होंने डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि डिसिप्लिन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। जैसे हमने अभी इतनी बात की कि अनुशासन अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र है। ठीक है, अब हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि डिसिप्लिन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन हिस्ट्री, की प्रत्येक अनुशासन का अपना इतिहास होता है। चाहे हम आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें। ठीक है, आर्ट्स में भी हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम कॉमर्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम साइंस में भी अलग अलग जो डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबका एक अपना एक अलग इतिहास होता है, अपनी एक हिस्ट्री होती है। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन गोल, कि प्रत्येक अनुशासन का अपना एक लक्ष्य होता है, उसी को पूरा करने के लिए वो चीजें बच्चों को बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो हर डिसिप्लिन का अपना एक अलग लक्ष्य होता है, गोल होता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज, की एक ज्ञान का एक संगठित रूप है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि एक ज्ञान का एक संगठित रूप क्या है। अगर हम जैसे बात करते हैं, अगर हम एक बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, एक सब डिसिप्लिन है, तो उसमें भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से ज्योग्राफी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी उसमें है। अगर हिंदी की लैंग्वेज की बात करें तो उसमें पूरा जो हिंदी साहित्य है, उसका जो इतिहास है, सारी चीजें उसमें समझ जाती है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ नॉलेज, की यह ज्ञान का एक संगठित रूप है। थ्रू दिस नॉलेज कैन बी प्रेजेंटेड इन द करेक्ट फॉर्म, की डिसिप्लिन के थ्रू नॉलेज को करेक्ट फॉर्म में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय डिसिप्लिन, के अनुशासन के द्वारा अध्ययन या ज्ञान की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने अभी इस पे डिस्कस किया कि जैसे हमने आर्ट्स की बात की तो उसकी अपनी एक बाउंड्री है, कॉमर्स की अपनी एक बाउंड्री है, हम साइंस की बात करें उसकी अपनी अलग अपनी बाउंड्री है, इंजीनियरिंग की अपनी एक अलग बाउंड्री है, साइकोलॉजी की बात करें तो उसकी अपनी एक अलग बाउंड्री है। इट प्रोवाइड्स अ टीचर विद द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी, की अनुशासन एक शिक्षक को उसकी विषय वस्तु का और पेडागोजी का ज्ञान कराता है, और इसके साथ के साथ उसके डेवलपमेंट का, उसके फिलोसफी के बारे में भी बताता है। ईच डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, की प्रत्येक अनुशासन के, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, हम साइंस की बात करते हैं, हम कॉमर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी अलग अलग जो सब डिसिप्लिन है, ठीक है, तो सबका क्या है, अपनी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। इट इज टॉट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, की इसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। इट आउटलाइंस द स्टूडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम, की यह विद्यार्थी के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो अध्ययन कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान करता है। आप जब आर्ट स्ट्रीम के साथ जब आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो फिर आप आर्ट में, आप हो सकता है आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ऑनर्स आपने लिया हो, आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया हो, आपने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया हो, आपने पोल साइंस ऑनर्स लिया हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने बीकॉम आप पास भी ले सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी ले सकते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट आउटलाइन द स्टूडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम की, जो विद्यार्थी का जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम है उसको एक रूपरेखा प्रदान करता है, उसको एक आउटलाइन देता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि डिसिप्लिन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता चल गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की प्रकृति। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन का क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या अवधारणा है। तो उसमें हमने जाना कि डिसिप्लिन का मतलब, जैसे स्कूल टाइम में होता था कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता था, रूल से होता था जिसको हमें फॉलो करना होता था, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते थे तो अक्सर हमें पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब, अनुशासन का मतलब रूल्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र। तो फील्ड ऑफ स्टडी क्या क्या हो सकती हैं, तो जैसे हम सबको पता है कि जब हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो अलग अलग स्ट्रीम होती है, आर्ट्स हो है, कॉमर्स है, साइंस है, साइकोलॉजी है। और अगर हम आर्ट्स की भी बात करें तो आर्ट्स में भी चाहे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, हम हिस्ट्री की बात करते हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी हम देखें तो बिजनेस स्टडी आ जाता है, अकाउंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस में चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे जियोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो इस सारे के सारे जो अलग अलग डिसिप्लिन हमें साइंस में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब, अनुशासन का मतलब किसी रूल्स रेगुलेशन से नहीं है, बल्कि यहाँ पर मतलब है हायर एजुकेशन में जो हम जाते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे क्षेत्र हो गए। डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, कि अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका ही क्या है, अनुशासन है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, तो सोशोलॉजी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सबको ऑर्गेनाइज करके कंपाइल करके ही तो एक डिसिप्लिन बना, क्या बना, आर्ट्स बना। ठीक है, इसी तरीके से चाहे हम बिजनेस स्टडी की बात करें, चाहे हम अकाउंट की बात करें, उनको कंपाइल करके क्या बना, कॉमर्स बना। हम फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम जूलॉजी की बात करते हैं, उन सबको कंपाइल करके क्या बना, साइंस बना। तो इस तरह से हम देखते हैं डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, कि अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका ही क्या है, अनुशासन है। और अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की प्रकृति। तो डिसिप्लिन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन है फील्ड ऑफ स्टडी, की अध्ययन का एक क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। द नेचर ऑफ डिसिप्लिन इज डायनेमिक, कि अनुशासन की प्रकृति डायनामिक है, प्रगतिशील है। क्यों? क्योंकि जब हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, चाहे हम आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें, अलग अलग इस तरह के जो डिसिप्लिन है, फील्ड ऑफ स्टडी है, जब इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर अक्सर इन डिसिप्लिन में रिसर्च होते रहते हैं। ठीक है, रिसर्च होते हैं, नई नई चाहे मेथड्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो इससे क्या होता है, न्यू नॉलेज जो क्या होती है, क्रिएट होती है, नए ज्ञान का निर्माण होता है। और न्यू डिसिप्लिन एमर्जेस फ्रॉम वन डिसिप्लिन, की एक अनुशासन से एक नई अनुशासन का उदय होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हम देखते हैं यहाँ पर एक अनुशासन, साइंस एक डिसिप्लिन साइंस है, तो यहाँ पे अलग अलग हम देखते हैं। साइंस में हम फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, जियोलॉजी अलग है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग, चाहे हिस्ट्री की बात करें, पॉल साइंस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें, और उसमें भी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें भी नया अनुशासन क्या हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई, यूरोपियन हिस्ट्री हो गई। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अ न्यू डिसिप्लिन एमर्जेस फ्रॉम वन डिसिप्लिन, की एक अनुशासन से एक नए अनुशासन का उदय होता है। तो यहाँ पे हमें
तीन चीजें पता चली कि द नेचर ऑफ डिसिप्लिन इज डायनेमिक, अनुशासन की प्रकृति प्रगतिशील है, गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा नए नए रिसर्च होते रहते हैं। जो रिसर्चर हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग डिसिप्लिन पे अपने रिसर्च करते हैं, तो उससे उसके बारे में जो नई नई जानकारी है, नए नए मेथड्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस लोगों को किया जाता है, स्टूडेंट को किया जाता है, टीचर्स को किया जाता है। तो इससे क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, कि नए ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, और एक डिसिप्लिन से एक नए डिसिप्लिन का उदय होता है, जन्म होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इट हैज अ स्टडी एरिया, कि इसमें एक अध्ययन का क्षेत्र होता है, चाहे वो आर्ट्स हो गया, वो कॉमर्स हो गया, वो साइंस हो गया, वो साइकोलॉजी हो गया। आर्ट्स में भी बात करें तो चाहे वो लैंग्वेज हो गया, चाहे अलग इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया। कॉमर्स की भी बात करें तो उसमें भी एक अलग एरिया हो गया, चाहे बिजनेस स्टडी हो गया, चाहे अकाउंट हो गया। साइंस की बात करें तो उसमें भी अलग अलग एरिया हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट हैज अ स्टडी एरिया, कि इसमें अध्ययन का एक क्षेत्र होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी, कि इसमें अध्ययन के वर्गीकरण की प्रक्रिया शामिल है। तो इसलिए इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन, की इसलिए यहाँ पर जो डिसिप्लिन है उसको सब डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन में उसको क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। कैसे? जैसे हमने देखा कि एक डिसिप्लिन, हमने बात की लैंग्वेज की बात की, ठीक है, या हमने आर्ट्स की बात की, तो आर्ट्स में भी अलग अलग सब डिसिप्लिन है। यहाँ पे लैंग्वेज भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री भी आ गई, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी आ गई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आ गई, यहाँ पे सोशोलॉजी भी आ गई। ये अलग अलग डिसिप्लिन है, ठीक है। इसी तरीके से हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, यहाँ पे जूलॉजी आ गया, यहाँ पे बॉटनी आ गया। ये सारी अलग अलग सब डिसिप्लिन है। तो उसमें भी सब डिसिप्लिन। तो लैंग्वेज की बात करें तो एक सब डिसिप्लिन हो गया, इसमें भी सब डिसिप्लिन क्या हो गए? हिंदी एक अलग लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज हो गई, ठीक है, उर्दू एक अलग लैंग्वेज हो गई, संस्कृत एक अलग लैंग्वेज हो गई। इसी तरीके से हिस्ट्री की जैसे हमने बात की कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी, की इसमें जो अध्ययन का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया शामिल है, और किस तरह से उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, सब डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन में। इट प्रेजेंट नॉलेज इन इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म, की इसमें ज्ञान को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म किस तरह का है? जैसे हमने बात की, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो उसको एक संगठित रूप क्या हो गया? उसका एक संगठित रूप हो गया आर्ट्स हो गया, ठीक है, ह्यूमैनिटीज हो गई। इसी तरीके से हम बिजनेस स्टडी अकाउंट की बात करते हैं तो उसका संगठित रूप क्या हो गया? कॉमर्स हो गया। इसी तरीके से साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उनका संगठित रूप क्या हो गया? ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या हो गया? साइंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, हम संस्कृत की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, पंजाबी की बात करते हैं, तमिल की बात करते हैं, तो उसका एक ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो इट प्रेजेंट नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म, की है ज्ञान को एक संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। इट हैज इट्स ऑन हिस्ट्री एंड गोल, कि इसका अपना एक अलग इतिहास और लक्ष्य होता है। तो अलग अलग हम डिसिप्लिन देखते हैं तो हर डिसिप्लिन का अपना एक अलग हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, और हर डिसिप्लिन का अपना एक गोल होता है, उसका सिखाने का अलग अलग पर्पज होता है। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन मेथड ऑफ इंक्वायरी, की प्रत्येक अनुशासन के जांच के तरीके अलग होते हैं। जो साइंस का है वो कॉमर्स का नहीं होगा, जो कॉमर्स का है वो आर्ट्स का नहीं होगा। लैंग्वेज जिस तरह से पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री उस तरीके से नहीं पढ़ाई जा सकती, और हिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ाई जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी उस तरीके से नहीं पढ़ाई जा सकती। तो हम देखते हैं कि हर डिसिप्लिन का इट्स ऑन मेथड ऑफ इंक्वायरी, की अपने जांच के अलग अलग तरीके होते हैं। इट हैज इट्स ऑन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, की इसकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होता है। लैंग्वेज की अपनी अलग कंसेप्ट है, अलग प्रिंसिपल्स है, ठीक है। ज्योग्राफी के अपने अलग कंसेप्ट है, अलग प्रिंसिपल्स है। इकोनॉमिक्स का अपना अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, ठीक है।
इट इज रिलेटेड टू टीचर, स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट्स, कि यह शिक्षक, विद्यार्थी और विशेषज्ञों से ही संबंधित होता है। कोई भी अनुशासन है, ठीक है, अलग अलग हम जब फील्ड ऑफ स्टडी देखते हैं तो किससे रिलेटेड होते हैं। फिर जब हम स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें आती हैं, टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, जो एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू टीचर, स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट्स। इट एक्सपेंड द नॉलेज, की यह ज्ञान का विस्तार करता है, कि किसी भी एक डिसिप्लिन में, किसी भी एरिया में एक संपूर्ण ज्ञान का विस्तार करता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं तो पूरा साइंस को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो उसके माध्यम से आपको साइंस को अच्छे से जानने समझने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की नेचर ऑफ डिसिप्लिन की, अनुशासन की क्या प्रकृति है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिसिप्लिनरी। और डिसिप्लिनरी में हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। हम इसके मीनिंग को जानेंगे, इनके कंसेप्ट को समझेंगे, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करेंगे, इनकी क्या नीड है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी के बारे में, अनुशासनात्मक के बारे में। तो डिसिप्लिनरी को समझने से पहले हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो डिसिप्लिन, इससे पहले की वीडियो में हम इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र। तो डिसिप्लिन हो गया फील्ड ऑफ स्टडी, तो डिसिप्लिनरी क्या है, नॉलेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी, कि अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को हम डिसिप्लिनरी या अनुशासनात्मक हम कहते हैं। जैसे हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो डिसिप्लिन हो सकता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये अलग अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो इन फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी या अनुशासनात्मक। तो एग्जाम्पल के लिए हम हिस्ट्री की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो ये अलग अलग जो फील्ड है, अलग अलग जो डिसिप्लिन है, इससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसे हम क्या कहेंगे, डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक। और अगर हम डिसिप्लिनरी की बात करें तो इसको हम थ्री पार्ट्स में समझ सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। तो देखिए, डिसिप्लिनरी मतलब किसी एक फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो स्टडी है, उसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी। लेकिन जब हम मल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा डिसिप्लिन आ जाते हैं, बहु अनुशासनात्मक। तो इसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, की एक टॉपिक को हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं जल, वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो वाटर एक टॉपिक हो गया। अगर वाटर को हम साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, या साइंस वाटर को अगर हम साइंस में पढ़ेंगे तो हम साइंस में चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हम बायोलॉजी की बात करें, तो इसमें हम वाटर या पानी की क्या उसके गुण हैं हम उसकी बात करेंगे, उसके सरफेस टेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट वाटर है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वाटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो चाहे ओशन को लें, चाहे हम रिवर को लें, तो इनकी क्या लेंथ है, ठीक है, इनकी लंबाई क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है, हम उसको मेजर करेंगे। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो देखिए, अगर लिटरेचर में करेंगे तो आपको जल के ऊपर, वाटर के ऊपर बहुत सारी आपको पोएम्स मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर हम आर्ट की बात करें तो एक अगर आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो वोटर के बारे में क्या सीखेगा, कि किस तरह से वो रिवर को, ओशन को अपने कैनवस में उतार सकता है। तो इस तरह से एक टॉपिक क्या हो गया, वोटर। लेकिन इसको हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से, अलग अलग मतलब वोटर के अलग अलग चीजों के बारे में हम जानकारी को ग्रहण करते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, कि अलग अलग विषयों से
किसी एक विषय का अध्ययन करना। हम वोटर का अध्ययन हम साइंस से करेंगे तो अलग चीजें जानेंगे, ज्योग्राफी से करेंगे तो अलग चीजें जानेंगे, मैथ से करेंगे तो अलग चीजें समझेंगे, लिटरेचर के माध्यम से वोटर के बारे में अलग चीजें जानेंगे, आर्ट के माध्यम से अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी चीजें जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से हम एक टॉपिक को जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज हमें मिलती है। तो इट इज डिफाइंड एज व्यूइंग द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। किसी एक ही वस्तु को विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से देखने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहां पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी समझ में आ गया होगा कि किसी एक टॉपिक को अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से जानना या समझना। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि मान लो आपको बुखार हो गया, आपको फीवर हो गया, ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको हम बात करें आयुर्वेद एक अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है, यूनानी एक अलग आपको मिल जाएगा, या अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो एक अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे अलग अलग जगह जाएंगे तो हर कोई आपकी बीमारी को ठीक करने के अलग अलग उपाय बताएगा। तो यहाँ पे टॉपिक की बात करें उसी में आपकी बीमारी, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, यूनानी की बात करें, हर कोई अलग अलग तरीका बताएगा उसको ठीक करने का, उस बीमारी को, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इस जो इमेज है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सेम एक क्या है, वोटर है, लेकिन हम इसको साइंस के माध्यम से भी सीखते हैं, इसको ज्योग्राफी के माध्यम से भी इसके बारे में हम जानते हैं, लिटरेचर के माध्यम से भी, मैथ्स के माध्यम से भी, आर्ट्स के थ्रू भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो एक ही टॉपिक है लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में हम इसकी अलग अलग जो नॉलेज है उसके बारे में हम इसको जानते हैं, समझते हैं। सो देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस, ठीक है, कि लेकिन जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, ठीक है, वोटर को हम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अलग तरीके से पढ़ते हैं, लिटरेचर में अलग तरीके से, मैथ्स में अलग तरीके से, आर्ट्स में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर इन अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। साइंस एक अलग डिसिप्लिन हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, लिटरेचर अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया। तो देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस, इसमें विषयों का कोई एकीकरण नहीं होता। जैसे आप इस इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि हर अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से हम वोटर को तो समझ रहे हैं लेकिन उसमें किसी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। It draws on knowledge from different disciplines but stay within their boundaries, कि यह विभिन्न विषयों से ज्ञान तो प्राप्त करता है लेकिन अपने सीमाओं के भीतर रहता है। साइंस में जो ज्योग्राफी है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है, मैथ्स में लिटरेचर इंक्लूड नहीं हो रहा। हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से वोटर को जाने समझ रहे हैं लेकिन इन अलग अलग डिसिप्लिन में किसी तरह का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स क्रिएट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, कि विभिन्न विषयों के परिप्रेक्ष्य से किसी विषय की हमें व्यापक समझ होती है। वोटर के बारे में हम साइंस से जानेंगे, ज्योग्राफी से जानेंगे, लिटरेचर से जानेंगे, मैथ से जानेंगे, तो हमें वोटर के बारे में एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इट प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, कि यह अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैसे वोटर की हमने बात की तो हमें साइंस वोटर के बारे में क्या कहता है, ज्योग्राफी क्या कहती है, मैथ्स क्या कहता है, लिटरेचर क्या कहता है, आर्ट्स क्या कहता है, तो अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हमें पता चलता है। दिस लीड्स टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि इससे अध्ययन की जो एक विषय है इसका अधिक व्यापक तरीके से हमें समझ होती है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इस सब्जेक्ट कंटिन्यूज टू हैव इट्स ऑन यूनिकनेस, की प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्टता अलग होती है। आर्ट्स की अलग विशिष्टता है, ठीक है, साइंस की अपनी अलग यूनिकनेस है, ज्योग्राफी की अलग यूनिकनेस है। तो अलग अलग जो डिसिप्लिन की बात करेंगे सबकी अपनी अलग अलग यूनिकनेस होती है, सब अपनी बाउंड्री में रहकर वोटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एनकरेजेस डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट रियल लाइफ प्रॉब्लम, की इससे क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, कि सीखने की वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहित किया जाता है। कि देखिए वोटर के बारे में, जल के बारे में हम साइंस से भी सीख रहे हैं, ज्योग्राफी से भी सीख रहे हैं, हम लिटरेचर से भी सीख रहे हैं, हम मैथ से भी सीख रहे हैं, हम
आर्ट से भी सीख रहे हैं, तो हमें एक रियल नॉलेज, एक जो सही नॉलेज है हम तक पहुंच रही है। तो इससे क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, कि सीखने में वस्तुनिष्ठता की मतलब एक सही जो नॉलेज है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर हम इसके नीड्स की बात करें तो इसकी क्या जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम बात करें तो हेल्पफुल इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड, कि वास्तविक दुनिया की समझ विकसित करने में सहायक होता है। एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्राप्ति होती है। हेल्पफुल इन मेकिंग हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपने हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं बनाने में सहायता मिलती है ताकि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सको। हैविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ होती है। ठीक है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट शुड हैव इट्स ऑन यूनिकनेस, की प्रत्येक विषय की अपनी विशेषता बनी रहती है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, की हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें पता चलता है। और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, की सीखने की वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से हमने बात की मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। तो देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, क्लासरूम में, तो आपको साइंस भी पढ़ाई जाती है, आपको मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, आपको लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो आप क्या करते हैं कि ये जो मल्टी डिसिप्लिन है, तो मल्टी डिसिप्लिन में हम अगर बात करें, जैसे हमने वाटर की बात की, हमने एनवायरनमेंट की बात की, तो अलग अलग डिसिप्लिन में हम इस चीज इनके बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके बारे में हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, एक जो राइट नॉलेज हमें पहुंचती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की समझ विकसित होती है। तो इसलिए तो स्कूल में हम देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चों को अपने सोसाइटी की, यहाँ की प्रॉब्लम्स की, इस वर्ल्ड की एक अच्छी नॉलेज हो सके। अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करेंगे, ठीक है, अंतर अनुशासनात्मक, तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन में क्या है, कि मल्टी डिसिप्लिन में अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से, ठीक है, किसी एक टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में जो अलग अलग डिसिप्लिन है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है। तो इसको भी हम जानते हैं, समझते हैं। दिस अप्रोच स्टेबलाइज इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, की यह दृष्टिकोण विभिन्न विषयों के बीच एकीकरण स्थापित करता है। जैसे हम मल्टी डिसिप्लिन में वाटर को साइंस, ठीक है, साइंस में अलग से पढ़ रहे थे, सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में अलग से पढ़ रहे थे, लैंग्वेज में, लिटरेचर में हम अलग तरीके से पढ़ रहे थे, मैथ्स में अलग तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो डिसिप्लिन में उनमें धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज को मैथ से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, साइंस को सोशल साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, ताकि विषयों को के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया जा सके, समझाया जा सके। अगर हम वोटर की बात कर रहे हैं साइंस में, अगर बच्चों को वोटर के जो गुण है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, तो सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में वाटर के क्या क्या सोर्सेस है, वाटर के क्या क्या पॉल्यूशन है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है उसके बारे में पता चलेगा। तो इससे बच्चों को एक सही नॉलेज आसान तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स डिसिप्लिन टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक, इसमें किसी विषय को बेहतर ढंग से समझाने के लिए विभिन्न विषयों को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। So this integration can happen at the level of knowledge, method, concept, principle, कि एकीकरण किस बेस पर हो सकता है, नॉलेज बेस पे हो सकता है, मेथड्स बेस पे हो सकता है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल बेस पर हो सकता है। तो देखिए अभी तक भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले हम मल्टी डिसिप्लिनरी में जो वोटर उसको केमिस्ट्री में अलग तरीके से समझ रहे थे, बायोलॉजी में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री इन अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है। तो बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है और जो फिजिकल फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है। ठीक है। तो
अब क्या हो रहा है कि वोटर के बारे में इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर हम वोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ताकि हम वोटर के बारे में एक जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। उसी तरीके से हम देखते हैं एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को इंटीग्रेट करके हम बीएड एमएड में डीएलएड में पढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में यूज हो रहा है, किस तरह से साइकोलॉजी का एजुकेशन में स्कूल में क्लासरूम में यूज किया जा रहा है, जिससे टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। किस तरह से फिलोसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो मेथड्स हैं, उसको एजुकेशन में यूज करके बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन को आपस में मिलाकर बच्चों को नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी में अलग अलग डिसिप्लिन थे, लेकिन अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें तो यहाँ पे जो अलग अलग डिसिप्लिन थे उनके बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन हो गया, बायोलॉजी फिजिक्स में हो गया, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी में हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हो गया, एजुकेशन फिलोसफी में हो गया। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दिस इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, यह एकीकृत शिक्षा है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसको इंटीग्रेट करके बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, की विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों का एकीकरण यहाँ पर होता है। दिस डेवलप्स अ डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, कि इससे विषय की गहन और व्यापक समझ विकसित होती है। बच्चा किसी भी टॉपिक को, चाहे हम वोटर की बात करें, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें, किसी भी टॉपिक को बच्चा अच्छे से जान सकता है, अच्छे से समझ सकता है। दिस अप्रोच इज मोर प्रैक्टिकल एंड प्रमोट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि यह दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक है, जो नई समझ को बढ़ावा देता है। इसकी नीड क्या है, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, की वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों को एक समृद्ध सीखने के अनुभव जो है प्रदान करने में सहायता मिलती है, आवश्यक है। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि इससे बच्चों में जो सब्जेक्ट है उसके लिए बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। हैविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ होना है, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं कि आपको सोशल साइंस ज्यादा पसंद है, सोशल साइंस आपको अच्छे से समझ आती है, लेकिन साइंस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस को साइंस के साथ इंटीग्रेट करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से जान सके, समझ सके, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका स्टडी में लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उनको जो डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको भी हम समझा सकते हैं, उसके बारे में उनको बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस डिसिप्लिनरी। तो अभी तक हमने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की, इंटर डिसिप्लिनरी की बात की, मल्टी डिसिप्लिनरी में जाना कि किसी भी एक टॉपिक को हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, बिना अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट किए। अलग वोटर को साइंस के थ्रू हम किस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सोशल साइंस के थ्रू कैसे जान सकते हैं, लिटरेचर से हम कैसे जान सकते हैं, मैथ से कैसे हम वोटर के बारे में हम जान सकते हैं। उसी तरीके से जब ये अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जब इनको एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। जैसे हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की, बायोकेमिस्ट्री की बात की, एजुकेशनल फिलोसफी की बात की, तो कई बार स्कूल में ये भी होता है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए टीचर क्या करता है, मैथ्स को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर देता है, सोशल साइंस को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर देता है, अलग अलग सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है, ताकि बच्चों को चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट है, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें, हम साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, इसके कंसेप्ट को हम बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए हम गेम्स का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। तो गेम्स प्लस सोशल साइंस, तो अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। लेकिन जब हम ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो जो इंटीग्रेशन होता है वो और अधिक हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन का इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि एक नए ज्ञान का, एक नए विषय का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जब इनका इंटीग्रेशन इतना व्यापक स्तर पर हो जाता है तो एक नया सब्जेक्ट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज। इसी तरीके से सोशल स्टडीज को लें, और अगर हम बात करें साइंस की, तो जब इनका ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम देखते हैं इतना ज्यादा इंटीग्रेशन, जो अलग अलग डिसिप्लिन है इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है, इतने एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो एक नया सब्जेक्ट क्या बनता है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अब हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी के बारे में। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है, कि यहाँ पर जो अलग अलग डिसिप्लिन है उसका इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि एक नए नॉलेज का निर्माण हो जाता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी में हमने बात की कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टेबलाइजेज इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी में अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन जब हम ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन टू क्रिएट न्यू नॉलेज। की यहाँ पर अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है ताकि एक नए नॉलेज को क्रिएट किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके, एंड इनहेंस द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एबिलिटी। बच्चों की जो एबिलिटीज है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको इनहेंस किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। दिस अप्रोच बिलीव दैट न्यू आइडियाज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ओल्ड आइडियाज। की ये अप्रोच क्या मानता है कि जो नए आइडियाज होते हैं, जो एक नई नॉलेज होती है, जो एक नया सब्जेक्ट होता है, जो पुराने जो आइडियाज हैं, पुरानी जो नॉलेज है, उसी का एक हम कह सकते हैं कि परिणाम होते हैं, उसी का एक कॉम्बिनेशन, उसी का संयोजन होते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी इज एसोसिएटेड विथ इंक्लूसिवनेस। कि यहाँ पर अगर हम ट्रांस अनुशासनात्मक की बात करें तो इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, समग्रता। जैसे मैंने सोशल स्टडीज का एग्जांपल दिया कि वहां पर हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल साइंस को, इकोनॉमिक्स को आपस में जोड़कर एक समग्र रूप में सोशल स्टडीज जो है, एक नई नॉलेज जो है, एक नया ज्ञान है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से सोशल साइंस और साइंस को इंटीग्रेट करके एक जो नया सब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। और ट्रांस डिसिप्लिनरी कनेक्ट्स ऑल द डिसिप्लिन्स टुगेदर। की एक जो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है ना, ये अलग अलग जो अनुशासन है सभी विषयों को आपस में जोड़ती है। एग्जाम्पल जैसे सोशल स्टडी हो गया, एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, जीके, जनरल नॉलेज में सारे ही सब्जेक्ट का एक तरह से इंटीग्रेशन आ जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, जीके, जनरल नॉलेज, कि अपने सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में एक सामान्य ज्ञान। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इंक्लूड्स वेरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज। कि इसमें अध्ययन के विभिन्न विषयों का समावेशन होता है। कनेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। कि विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ती है। दिस डेवलप्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि इससे अध्ययन के विषय की व्यापक समझ हमें होती है। जैसे हम सोशल स्टडी की बात करें तो उसको जब हम पढ़ते हैं, तो चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर हम ईवीएस की बात करते हैं, तो चाहे हम अपने सराउंडिंग की बात करें, कुछ साइंस की बात करते हैं, सोशल स्टडीज की बात करते हैं, तो इन सब की हमें एक नॉलेज होती है। दिस अप्रोच प्रमोट्स न्यू नॉलेज। की यह दृष्टिकोण नए ज्ञान को बढ़ावा देता है। और अगर इसके नीड की बात करें, इसेंशियल इन द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। कि नए ज्ञान के निर्माण में आवश्यक है। इसेंशियल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम। कि इससे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में आवश्यक है। चाहे हम ईवीएस की बात करें, चाहे सोशल स्टडीज की बात करें, तो हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम इनसे हमें पता चलती है। इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। कि इससे विद्यार्थियों को समृद्ध सीखने के अनुभव प्रदान करने में मतलब ये आवश्यक है। और हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि अध्ययन के विषय में विद्यार्थी की रुचि निर्मित करने में सहायक है। तो लास्ट में एक डायग्राम में तीनों में हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी एक ही टॉपिक को अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से जानना, समझना, और जब अलग अलग डिसिप्लिन को आपस में जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। और जब इनका इंटीग्रेशन और ज्यादा व्यापक स्तर पर हो जाता है, ये और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे एक नए नॉलेज का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल चाय की हम कप का लेते हैं। ठीक है।
सबसे पहले चाय जब हम बनाने के लिए अलग अलग सामान इकट्ठा करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं पानी अलग है, ठीक है, एक अलग वस्तु हो गई, ठीक है। चाय पत्ती अलग है, दूध अलग है, चीनी अलग है, ठीक है। पतीला जो यूज कर रहे हैं वो अलग है, गैस अलग है, अलग अलग एरिया हो गए। लेकिन जब हम चाय बनाते हैं तो धीरे धीरे गैस जलाते हैं, पतीला रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग जो चीजें हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन जब प्लांट चाय बनकर तैयार हो जाती है तो एक नया नॉलेज, एक नई चीज उत्पन्न होती है, एक नया सब्जेक्ट बनता है, और वो क्या होता है चाय। तो जब चाय बन जाती है तो उसमें क्या क्या मिला है ये चीजें फिर नहीं दिखती, एक नया नॉलेज, एक नए ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या है, ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे एक नए नॉलेज का निर्माण होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने डिसिप्लिनरी को समझा, इंटरडिसिप्लिनरी को समझा, मल्टी डिसिप्लिनरी को समझा और ट्रांस डिसिप्लिनरी को समझा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप अपनी स्कूल लाइफ से ही सुनते आ रहे हो, इसके बारे में बात करते आ रहे हो। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता था कि भाई बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम सब्जेक्ट के कंसेप्ट और मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में लाया जाता है। तो कई बार द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस और डिस्क्राइब, कि कई बार वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही हो दो लोगों के द्वारा, तो उसके लिए भी किस उस तीसरे पर्सन के लिए, वस्तु के लिए भी सब्जेक्ट जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। और कई बार जब हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, जैसे जो साइंस लैब में होता है, साइकोलॉजी लैब में होता है, तो जिस एनिमल या पर्सन पर ये टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके लिए भी सब्जेक्ट वर्ड का यूज किया जाता है। और कई बार किसी फोटोग्राफ में, किसी पेंटिंग में जो पर्सन होता है, जो एनिमल होता है, ठीक है, उसके लिए भी सब्जेक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कई बार अगर हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं तो वहां पर नाउन, प्रोनाउन, उनके लिए भी सब्जेक्ट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है इसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल ही अलग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, की एक ज्ञान की एक शाखा है। सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि विषय ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका अध्ययन हम किस कहाँ पे करते थे? हम विद्यालय में करते हैं, हम स्कूल में करते हैं, हम कॉलेज में करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे ही काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसका हम अध्ययन, जिसकी हम स्टडी हम स्कूल में करते थे और अभी भी हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि ज्ञान का एक क्षेत्र जिसका अध्ययन विद्यालय में किया जाता है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इन्होंने इसमें सब्जेक्ट को लेकर क्या कहा गया है? सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि विषय को ज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। और जब यही सब्जेक्ट लेकर जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे इनके लिए इस क्षेत्र के लिए जो प्रयोग होता है, डिसिप्लिन शब्द का प्रयोग होता है। और अकॉर्डिंग टू जेन जेड की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम, कि विषय विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। तो अगर हम करिकुलम की बात करें, स्कूल करिकुलम की बात करें, तो करिकुलम में हम देखते हैं
हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सोशल साइंस है, ठीक है, मैथ्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं करिकुलम हमें देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग एरिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन स्कूल करिकुलम, की विषय विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। और हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली जो विशेषता आती है, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज इन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में विभिन्न गुणों के विकास में सहायक है। हम चाहे साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशल साइंस की बात करते हैं, चाहे मैथ्स की बात करते हैं, चाहे लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, नॉलेज का अलग अलग एरिया है। जब बच्चा इसको पढ़ता है, इसको सीखता है, इसको जानता है, तो उसमें अलग अलग जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप होती हैं। बच्चों को वैल्यूज के बारे में पता चलता है, बच्चों को राइट एंड रॉन्ग के बारे में पता चलता है, बच्चों को अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, बच्चों को जो भी वो अपने आसपास की चीजें देखता है उसके साइंस के बारे में पता चलता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, उसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है, अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट की बात करें, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज इन स्टूडेंट, की इससे बच्चों में जो अलग अलग जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसके विकास में सहायता होती है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चा सही से बोल सकता है, सही से बात कर सकता है, अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसका सेल्फ डेवलप होता है। इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस, की यह सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक है। तो अगर हम बात करें सोशल एक्सपेक्टेशन, तो देखिए सोसाइटी, एक सोसाइटी में डॉक्टर चाहिए होते हैं, इंजीनियर चाहिए होते हैं, ऑफिसर चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए होते हैं, स्पोर्ट्समैन चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सोसाइटी क्या करता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है, स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ताकि जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है स्कूल या कॉलेज है उसको फुलफिल कर सके। तो स्कूल में बच्चा जाता है, एज ए ह्यूमन जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स बनकर वहां से जो भी नेसेसरी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो चीजें, नॉलेज है, जो स्किल्स है, ये सारी चीजें सीखकर फिर सोसाइटी में जाकर अपने सोसाइटी को सर्व करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं, जो सामाजिक जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के माध्यम से ही बच्चों को मैथ्स की नॉलेज होती है, बच्चों को साइंस की नॉलेज होती है, बच्चों को साइंस की नॉलेज होती है, बच्चों को लैंग्वेज की नॉलेज होती है, और ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनकर, ठीक है, बच्चा अपनी सोसाइटी में जाकर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इट इनेबल्स अ पर्सन टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, कि यह व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाता है, कि अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से तो हम अपने सोसाइटी को लेकर अवेयर होते हैं, हमें अलग अलग स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, ठीक है। हम जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो हम इस पोजीशन में रहते हैं कि हम आराम से अपना कमाकर खा सके, अपने जीवन को और बेहतर बना सके। इट प्रमोट्स बेसिक एकेडमिक स्किल्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, की यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी जो शैक्षणिक कौशल है उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो ये सारी चीजें हमें जरूरी होती हैं। किस तरह से हमें सोसाइटी में जाना है, बात करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से हमें सोसाइटी में सबके साथ मिलकर रहना है, ये सारी की सारी जो चीजें हमें अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से ही पता चलती हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर एनवायरनमेंट, इससे बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, क्योंकि बच्चा जो है जिस सोसाइटी में रहता है, ठीक है, धीरे धीरे अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने स्कूल से चीजों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अच्छी चीजें सीखता है तो उसका डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होता है, खराब चीजें सीखता है तो एक नेगेटिव वे में होता है। इस तरीके से जब बच्चा स्कूल में जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है, अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, तो उसका एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन होता है। तो इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट से हमें अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री का पता चलता है, कल्चर का पता चलता है, ज्योग्राफी का पता चलता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता चलता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का पता चलता है।
इट हेल्प्स इन मेकिंग ह्यूमन बीइंग ह्यूमन रिसोर्स, कि यह मानव को मानव संसाधन बनाने में मदद करता है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो एज ए ह्यूमन जाता है, ठीक है। लेकिन जब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ता है, जो स्किल है, ठीक है, वो बच्चों में डेवलप होती है, ठीक है, तो बच्चा एक रिसोर्स के रूप में सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी की सेवा करता है। तो इनके थ्रू एक ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपनी सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना सब्जेक्ट क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में जाना, उसके मीनिंग के बारे में जाना, डेफिनेशन हमने बात की, और इसके बाद हमने लास्ट में जाना कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्कूल सब्जेक्ट के बारे में कि स्कूल सब्जेक्ट क्या होते हैं, और फिर हम दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है, हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं, शैक्षिक अनुशासन के बारे में जानते हैं। तो एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, की अध्ययन की एक शाखा है जिसका अध्ययन किस लेवल पे किया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, कॉलेजेस में किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स, हम मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोशोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, अदर सब्जेक्ट जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसको कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, चाहे हम मैथ की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे इसका एक पार्ट पढ़ाया जाता है, बेसिक्स पढ़ाया जाता है। अगर आपको हायर नॉलेज चाहिए इस सब्जेक्ट की, तो इसके लिए आपको हायर एजुकेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर, एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट। जब हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, स्कूल सब्जेक्ट में मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करना, सोसाइटी की जो नीड्स है उसको पूरा करना, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट करना, कल्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चा स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, हायर एजुकेशन में आता है, तो फिर एकेडमिक डिसिप्लिन आते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है, बच्चों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। बच्चा रिसर्च में जाता है, ठीक है, बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसके हिसाब से एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट को तैयार करते हैं। अब हम स्कूल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, स्कूल सब्जेक्ट, तो स्कूल सब्जेक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन से बिल्कुल हम अपोजिट बात करते हैं। वो अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हाई लेवल की बात करते हैं, तो स्कूल सब्जेक्ट मतलब स्कूल लेवल पे है। तो स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, कि विद्यालय विषय ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका अध्ययन किस लेवल पे किया जाता है, विद्यालय लेवल पे। इट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम, की ये विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। एग्जाम्पल के लिए जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट में और एकेडमिक डिसिप्लिन में दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, पहला संबंध दोनों में है, चाहे हम स्कूल डिसिप्लिन की बात करें, हम चाहे स्कूल सब्जेक्ट की बात करें या एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, दोनों में एक रिलेशन है कि दोनों को एक पर्पज से तैयार किया जाता है, ठीक है। बोथ आर क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि दोनों का निर्माण एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। चाहे हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है प्रोफेशनल्स तैयार करना, स्पेशलिस्ट तैयार करना। और अगर हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चों को सोशल डेवलपमेंट करना, सोसाइटी की नीड्स पूरी करना, बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करना। द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ इस ऑथेंटिक नॉलेज एंड रिसर्च, के दोनों का ही निर्माण का बेस क्या है, चाहे हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करें, एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, ऑथेंटिक नॉलेज एंड रिसर्च,
कि दोनों का निर्माण जो है उसका आधार क्या है, प्रमाणिक ज्ञान, ठीक है, और शोध, उसके बेस पर ही दोनों तैयार किए जाते हैं। बोथ आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कि दोनों ही हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको समझने के लिए आवश्यक हैं। और स्कूल सब्जेक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नो द एकेडमिक डिसिप्लिन, की विद्यालय विषय ही शैक्षिक अनुशासन को जानने का अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तभी तो हम हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो स्कूल जब हम एजुकेशन में हम स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे हमारा बेसिक क्लियर होता है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हम कॉमर्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, तो हमारा बेसिक्स क्लियर होता है। और कॉलेज में जाकर हमें उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो स्कूल सब्जेक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नो द एकेडमिक डिसिप्लिन, कि अगर स्कूल सब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो हम एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में, उनके बारे में कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए दोनों के रिलेशनशिप। और अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले अगर हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करें तो इट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज विद इन द स्कूल करिकुलम, कि यह विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन की हम बात करें तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है। विद्यालय विषय, स्कूल सब्जेक्ट सिर्फ नॉलेज का एक एरिया है, लेकिन जब हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यह अध्ययन की एक पूरी शाखा है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, जहां पर आपको किसी भी डिसिप्लिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको वहां पे मिलती है। स्कूल सब्जेक्ट की बात करें तो इट इज स्टडी एंड टॉट इन स्कूल्स, कि स्कूल सब्जेक्ट स्कूल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो इसको कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और अगर स्कूल सब्जेक्ट के एम की बात करें तो इट्स एम इज टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि इसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चों को विषय का ज्ञान प्रदान करना है, विषय के बारे में बताना है, और सोशल जो नीड्स है उसको पूरा करना है, ठीक है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन की अगर बात करें, इट इज एम इज टू प्रिपेयर रिसर्चर्स, अकेडमिशियंस एंड एक्सपर्ट्स, कि इसका लक्ष्य क्या है, शोधकर्ता, शिक्षाविद और विशेषज्ञों को तैयार करना जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है। इट फुलफिल सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स, की स्कूल सब्जेक्ट जो है ये हमारी सामाजिक राजनीतिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए है। तो अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन की तो इट फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्योंकि इसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स बनते हैं, अकेडमिशियंस बनते हैं, एक्सपर्ट्स बनते हैं, और अपनी सोसाइटी में जाकर अपने जो ज्ञान का प्रकाश जो है, ठीक है, और बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनको तैयार करते हैं, ठीक है। तो स्कूल सब्जेक्ट है, इसका जो एक पर्पज है इसकी हमारी जो सोशल और पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करना, कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, सामाजिक रूप से तैयार करना। लेकिन अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है, कि जो हमारे सोसाइटी की जो एजुकेशनल नीड्स जो है उसको पूरी करना। कैसे पूरी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को तैयार करके, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर्स को तैयार करके, ज्यादा से ज्यादा अकेडमिशियंस को तैयार करके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स को तैयार करके। स्कूल सब्जेक्ट कम फर्स्ट इन द स्टूडेंट एजुकेशनल जर्नी, की स्टूडेंट की एजुकेशनल जर्नी स्कूल से स्टार्ट होती है, तो इसलिए स्कूल सब्जेक्ट सबसे पहले आते हैं। और उसके बाद में जब बच्चा कॉलेज लेवल पे जाता है तो एकेडमिक डिसिप्लिन से उसको बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन कम्स लेटर इन द स्टूडेंट लर्निंग जर्नी, कि बच्चों की जो शिक्षा यात्रा होती है उसमें सबसे पहले स्कूल सब्जेक्ट आते हैं और एकेडमिक डिसिप्लिन बाद में आते हैं। स्कूल सब्जेक्ट आर, अगर हम इसको कंपेयर करें एकेडमिक डिसिप्लिन से, तो अगर आप इसको तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा हम कह सकते हैं सरल होते हैं। लेकिन डिसिप्लिन जो है, ठीक है, हायर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो ये हो गया कि एकेडमिक डिसिप्लिन और स्कूल सब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, स्टडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस, कि विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं, जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल सब्जेक्ट की, विद्यालय विषय की, तो देखिए
नाम से ही पता चल रहा है ना, स्कूल सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज, कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान का एक क्षेत्र है। एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, की जो विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, उनका अध्ययन कहाँ पे कराया जाता है, विद्यालय में, इसलिए तो हम इसको स्कूल सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम, कि यह विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चाहे हम जनरल साइंस की बात करें, सोशल साइंस या स्टडीज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो इस सारे जो सब्जेक्ट हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषय। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि विद्यालय विषय यह स्कूल सब्जेक्ट है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस की, कि स्कूल सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल्स में, इनकी क्या क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो अगर हम इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इट इज हेल्पफुल इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में सहायक है। किस तरह से, देखिए, एक स्कूल में जाने वाला बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा है, लैंग्वेज भी पढ़ रहा है, सोशल स्टडीज भी पढ़ रहा है, साइंस भी पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आर्ट्स भी पढ़ाई जा रही है, उसको बच्चा म्यूजिक भी सीख रहा है, इसके अलावा बच्चा अलग अलग को करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा, उसको सोसाइटी में रहने के लिए लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, तो वो भी सीख रहा है। उसको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डेली लाइफ में कैलकुलेशन, हिसाब किताब के लिए मैथ चाहिए, वो भी बच्चों को पता चल रहा है, ठीक है। और अगर बच्चों को अपनी सोसाइटी के बारे में जानना है, अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है, ज्योग्राफी के बारे में जानना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। इसके अलावा चाहे हम आर्ट्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो स्कूल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, तो उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण विकास बच्चों का हो रहा है। इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन। तो देखिए, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है कि सोसाइटी आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो। तो कैसे होगा, जब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाएगा, मानव को मानव संसाधन बनाया जाएगा। एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जो ये ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहाँ बनाया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ठीक है। तो इसलिए तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, ताकि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर उसको सोसाइटी में भेजा जाए और वो अपनी सोसाइटी के, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो इसलिए तो स्कूल बने हुए हैं। तो इसलिए सोसाइटी क्या करती है, बच्चों को स्कूल में भेजती है, ताकि स्कूल में बच्चे एक अच्छे इंसान बनकर, एक रिसोर्स बनकर बाहर निकले और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। तो इसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का काम किसका है, स्कूल का है। इट इनेबल्स अ पर्सन टू लिव एन आइडियल लाइफ, किया व्यक्ति को एक आदर्शमय जीवन जीने में समर्थ बनाता है। तो देखिए, आदर्शमय मतलब एक अच्छा, हम इंसान अगर हम बात करें कि एक अच्छा इंसान हो और एक इंसानियत के साथ जिए, सबके साथ मिलकर जिए, सबके साथ प्यार से जिए, सबके साथ दोस्ती के साथ जिए, अपने भी शांति से रहे और अपनी सोसाइटी में भी शांति बनाए रखे, सबके साथ मिलकर रहे, ठीक है। अक्सर हम, चाहे हम जब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी खराब है। तो इस तरह से ये चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो इन सब्जेक्ट के थ्रू हमें अपने जीवन को एक आदर्श में जीवन बनाने में हमें हेल्प मिलती है। इट प्रमोट्स बेसिक एकेडमिक स्किल्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देता है। तो देखिए, डेली लाइफ में हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए। इसके अलावा हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जो डेली हमारी लाइफ में कैलकुलेशन एक लाइफ का पार्ट है, हिसाब किताब, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स जो स्किल्स है, ठीक है, एकेडमिक स्किल्स है, ये भी हमें कहाँ से मिल रही है, हमें स्कूल सब्जेक्ट से तो मिल रही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, इट डेवलप्स लाइफ स्किल इन द स्टूडेंट, कि बच्चों में जीवन जीने का जो कौशल है, कौन कौन से कौशल है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं कि अक्सर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को सिखाना कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइफ स्किल्स जो हैं, ठीक है, ये बच्चों को स्कूल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों को जीवन जीने के कौशल के बारे में पता चलता है कि अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चों का जो सोशल एनवायरनमेंट है, बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी सोसाइटी, उसकी कंट्री, तो उसके बारे में बच्चों को पता चलता है, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, कि देखिए बच्चा जब घर पैदा होता है, पैदा होने के बाद अपने घर से, अपने सोसाइटी से, स्कूल से, कॉलेज से जो चीजें सीखता है, उन्हीं चीजों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अच्छी चीजें सीखने को मिलती है तो बच्चे का डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होता है, अगर खराब चीजें मिलती हैं तो बच्चों का एक नेगेटिव वे में होता है। तो बच्चे ने बचपन से जो सीखता आ रहा है वही उसकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है कि बच्चे के इसी सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में बच्चों की हेल्प करते हैं। थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, की इन स्कूल जो सब्जेक्ट्स है, इसी की हेल्प से तो हमें अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री पता चलती है, कल्चर पता चलता है, ज्योग्राफी पता चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है, लोगों की नीड्स के बारे में पता चलता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, की इससे हम अपनी सोसाइटी के बारे में जानकारी होती है, हम अवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट डेवलप स्टूडेंट एज अ ह्यूमन रिसोर्स, की यह मानव को मानव संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को एक मानव संसाधन के रूप में उनका विकास करता है। बच्चा स्कूल से पढ़कर निकलता है, फिर कॉलेज में जाता है, तो फिर हम देखते हैं एक बच्चा जो अच्छी एजुकेशन लेता है, उसमें जो हुनर डेवलप होता है, तो वही बच्चा अलग अलग रिसोर्स के रूप में, चाहे टीचर की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे इंजीनियर की बात करें, चाहे ऑफिसर की बात करें, ठीक है, अलग अलग रूप में, अलग अलग रिसोर्सेज में जाके सोसाइटी की सेवा करता है। गेट टू नो अबाउट द सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड, की हमें अपने स्कूल सब्जेक्ट की मदद से ही तो अपने सोसाइटी के बारे में, अपने देश के बारे में, दुनिया में अलग जो देश है उसके बारे में ही हमें पता चलता है। स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की इससे विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। क्योंकि बच्चा स्कूल, हम जैसे सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस की बात करें, तो इसके थ्रू बच्चा अपनी हिस्ट्री को जानता है, ज्योग्राफी को जानता है, पॉलिटिकल सिस्टम को जानता है, तो उसको पता चलता है कि एक अच्छे सिटीजन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, सिखाई जाती है, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की विद्यार्थी को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है। द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट डेवलप्स, विद्यार्थियों का जो बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है, जो सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है, इसका विकास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, तो उससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और बच्चों के इसी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए ये स्कूल सब्जेक्ट जरूरी है, जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के में भी हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएड कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल ही नया है, नया कोर्स है, और इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। नया कोर्स है और उसमें नए नए टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि अरे है क्या, इसको कैसे समझें, इसको कैसे जाने। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, करिकुलम की, करिकुलम है क्या, पाठचर्या क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के बारे में, पाठचर्या की अवधारणा। तो आपके सामने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स का करिकुलम है। तो यहां से हम करिकुलम के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि करिकुलम है क्या। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बीएड का जो 2 ईयर का जो पूरा कोर्स है, उसका जो करिकुलम है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता चलती है जब आप इसके पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि ये पूरा जो कोर्स है 2 ईयर का है, इस कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कोर्स बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है,
क्या उनको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट हैं उनमें प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं, थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, किस कोर्स के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्रेडिट मिलेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। और जब आप अलग अलग जो सिलेबस है करिकुलम में, अलग अलग सिलेबस जो सब्जेक्ट है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, तो जब आप इन सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखोगे तो इस सिलेबस भी क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर रखा है, किस यूनिट से कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि एक करिकुलम में किसी भी कोर्स की पूरी डिटेल हमें रिटन फॉर्म में मिलती है कि कोर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट को किस सेमेस्टर में पढ़ना है, उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि करिकुलम से हमें पूरे कोर्स की डिटेल पता चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्कूल करिकुलम की बात करते हैं, तो स्कूल करिकुलम में चाहे हम प्री स्कूल की बात करें, चाहे प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हम देखते हैं तो उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में क्या होता है, ठीक है। करिकुलम में बच्चों के सामने एक तरह की बच्चों के लिए गाइडलाइन होती है, टीचर्स के लिए गाइडलाइन होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को किस क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, उन सब्जेक्ट को कितने टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 1 ईयर होता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो 6 क्लास की बात करें तो उसमें सोशल स्टडीज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, तो उनमें अलग अलग सब्जेक्ट में भी हम देखते हैं। तो जब आप उनकी बुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी नॉलेज किस तरह से बच्चों को डिलीवर करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में एक बेसिक चीज समझ में आ रही कि करिकुलम क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें एक टाइम पीरियड में, किसी भी कोर्स के लिए एक टाइम पीरियड में बच्चों को कितना पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, कितने क्रेडिट हैं, ठीक है। तो इससे टीचर्स को भी एक हम देखते हैं कि उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है कि उनको पता चल रहा है कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में, ठीक है। तो यहां से हमें करिकुलम के बारे में क्या समझ में आया कि करिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एकेडमिक कंटेंट that is taught in an educational institution by a teacher, की पाठचर्या, पाठों, मूल्यांकनों और अन्य शैक्षणिक जो सामग्री है उसका एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, जो एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के करिकुलम की बात करें तो वहां पे ग्रुप ऑफ कोर्सेज क्या हो गए, जैसे हम अगर बात करें 6 से लेकर 10th क्लास तक, तो यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या है, यहाँ पे सोशल स्टडीज बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। तो इस सारे क्या है, ग्रुप ऑफ कोर्सेज जो बच्चों को ऑफर किए गए हैं। इसी तरीके से जब आप बीएड कर रहे हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग कोर्सेज हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज हैं, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, तभी तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस लिए पढ़ाया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है, फिलोसफी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंटेंट, कंटेंट मेथड्स की किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से सिखाना है, असेसमेंट एंड मटेरियल एज वेल एज अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स एंड ट्रेनर्स की, इसमें सीखने के उद्देश्य, सामग्री, तरीके, मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ वॉट इज गोइंग टू बी टॉट लर्न एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है,
क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या उनको कराना है, कौन कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस देनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करिकुलम में अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्लास में सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाना है, बताना है, और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, चाहे फील्ड ट्रिप है, चाहे कोई विजिट है, ठीक है, चाहे ग्राउंड में अलग अलग जो हम एक्टिविटीज जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, किस तरह से की एक्टिविटीज क्लासरूम के बाहर करानी है, क्या क्या विजिट करानी है, इन सारी सब जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है, ये हमें करिकुलम में देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम देखते हैं करिकुलम किस पे फोकस कर रहा है, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। यहाँ पे बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं करिकुलम में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, करिकुलम के मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो द टर्म करिकुलम, ठीक है, जो करिकुलम जो ये शब्द है, ये लैटिन शब्द क्यूरेरे से आया है, ठीक है। क्यूरेरे का मतलब क्या है, रेस कोर्स या रनवे। तो रेस कोर्स में अक्सर हम देखते हैं ना, क्या होता है वहां पे, जो हॉर्सेस होते हैं उनकी रेस होती है, ठीक है, या रनवे होता है, और भी जो अलग अलग है, बाइक्स हैं, गाड़ी हैं, उनकी रेस होती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को, अगर हम अपने बीएड से जोड़ें, ठीक है, स्कूल से जोड़ें, स्कूल के करिकुलम से जोड़ें, तो करिकुलम शब्द लैटिन शब्द क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या रनवे, जिस पर क्या होता है कि जिस तरह से रेस कोर्स पर या रनवे पे हम देखते हैं कि एरोप्लेन दौड़ता है, ठीक है, रेस कोर्स में देखते हैं गाड़ी या जो हॉर्सेस हैं वो रन करते हैं, उसी तरीके से अगर हम इसको एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, ठीक है। तो करिकुलम क्या कर रहा है, बच्चों की हेल्प कर रहा है, ताकि बच्चा इसको पढ़कर, इसको समझकर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। बाय फॉलोइंग दिस स्टूडेंट अचीव देयर लाइफ गोल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, की इसका अनुसरण करके विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करता है, ठीक है। कोई टीचर बनना चाहता है तो उसका अपना अलग करिकुलम जाएगा, टीचिंग लाइन में जाएगा, कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, ठीक है। तो जिसका जो टारगेट है, जिसका जो एक लक्ष्य है, उसको इसकी हेल्प से, वो करिकुलम की हेल्प से अचीव करेगा, ठीक है। It includes the knowledge and experience acquired by student inside and outside the classroom, किसमें विद्यार्थियों द्वारा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो अर्जित ज्ञान और जो अनुभव है, वो सारी चीजें शामिल की जाती है कि बच्चों को क्लास में क्या कराना है, क्लास के बाहर क्या कराना है, किस तरह से एक्सपीरियंस देना है। In this, an outline of the overall development, holistic development of children is presented, कि बच्चों के जो holistic development की एक आउटलाइन होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें होता है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में तो चीजें समझ में आ गई। अब हम इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर हम मारो की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं मारो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, की इसमें वो सारी गतिविधियां हैं जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, जो पढ़ाना है, जो समझाना है, जो सिखाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उस तरह का करिकुलम बना दो, ताकि बच्चा वही चीजें सीखे, वही चीजें समझे। अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें, तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि करिकुलम विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर शिक्षार्थी के सभी अनुभव में शामिल है, कि बच्चों को क्या क्या अनुभव देने हैं, उनको क्या क्या सिखाना है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या क्या किस तरह से करना है, ठीक है। चाहे हम उनके एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करें, हम उनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की बात करें, तो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर कौन कौन से बच्चों के एक्सपीरियंस दिए जाएं, कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाएं, ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो जो है, उन्होंने इस बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। और अगर हम अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम की, पाठचर्या की, अगर हम सिद्धांत की बात करें, इसके क्या सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस की, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो एक किस तरह का सिद्धांत है, तो देखिए
जब भी करिकुलम बनाया जाए, चाहे हम स्कूल के करिकुलम की बात करें, तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि जो भी करिकुलम बनाया जाए बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान में रखा जाए, बच्चों के एज का ध्यान में रखा जाए। तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बनाया जाए, ताकि बच्चा चीजों को सही तरीके से सीख सके, जान सके। तो इसलिए करिकुलम जो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत, तो जब भी करिकुलम बनाया जाए तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा चीजों को एक्टिविटीज के थ्रू सीखे, एक्टिविटी से करके सीखे, ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। तो जब बच्चा चीजों को एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, तो वो जो नॉलेज होती है, जब खुद के एफर्ट से सीखता है, खुद के प्रयासों से सीखता है, तो वो नॉलेज बच्चों के माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है। तो इसीलिए जब करिकुलम बनाया जाए तो उसमें एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाए अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ विजन, दूरदर्शिता का सिद्धांत। तो देखिए, जब भी कोई करिकुलम बनाया जाए, ठीक है, जैसे हम बात करें एनईपी 2020 की, ठीक है, एनईपी 2020 आया। तो अब इससे पहले जो बात करे थे एनईपी 1986, लेकिन 34 ईयर का जो एज ग्रुप था, हमारी सोसाइटी में काफी चेंज आया, टेक्नोलॉजी में काफी चेंज आया, एजुकेशन में चेंज आया। तो उसके हिसाब से जो एनईपी 2020 बनाया गया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब इसके हिसाब से जो हमारा करिकुलम है, स्कूल का करिकुलम है और हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है, उसको भी तैयार किया जा रहा है, ताकि जो फ्यूचर की नीड है, फ्यूचर के जो गोल है, उसको अचीव किया जा सके। तो जब भी करिकुलम बनाया जाए, पाठचर्या बनाई जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ विजन, दूरदर्शिता का सिद्धांत, इसको ध्यान में रखकर कि हमें फ्यूचर में बच्चों को क्या बनाना है, क्या सिखाना है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, की देखिए, संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चले, अपने पास्ट के बारे में पता चले, प्रेजेंट के बारे में पता चले, हमारा क्या कल्चर है। तो जो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी इसमें आता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, की संस्कृति का संरक्षण करना है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करना है। और कैसे होगा? एक करिकुलम के थ्रू ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम देखते हैं अक्सर हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि जब सोसाइटी में चेंज आए, एजुकेशन में चेंज आए, टेक्नोलॉजी में चेंज आए, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंज किया जा सके, ठीक है, करिकुलम में भी चेंज हो। तो यहाँ पे जो करिकुलम होना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, बात करते हैं व्यापकता का सिद्धांत, तो इसका मतलब है कि करिकुलम में सिर्फ क्लास की जो एक्टिविटी है, सिर्फ टीचिंग लर्निंग ही ना हो, क्लास के अलावा क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज है, चाहे स्पोर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, बल्कि बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो मतलब करिकुलम में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। क्लास के अंदर की भी एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्लास के बाहर जो एक्टिविटीज जो है वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, देखिए, बैलेंस का मतलब है कि एक करिकुलम में, जैसे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, एक करिकुलम में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट में कंटेंट जो है बहुत ज्यादा दे दिया, किसी में बिल्कुल ही कम दे दिया। तो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो अब करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लो बीएड का करिकुलम एक एग्जांपल के तौर पे 2 ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं, टाइम के हिसाब से इतना उसमें कंटेंट होना चाहिए कि टाइम से वो कंप्लीट हो सके। ऐसा ना हो कि टाइम कम हो और जो कंटेंट है बहुत ज्यादा हो, कि टाइम से ही ना खत्म हो, तो इसमें टीचर क्या करेगा, ठीक है। तो जब भी करिकुलम बनाया जाता है, अलग अलग जो सब्जेक्ट का जो हम सिलेबस देखते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए, ताकि वो करिकुलम एक टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएं, तो एक दूसरे से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। जैसे मैथ्स को साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सके। लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, उन सबको सबके साथ जो लैंग्वेज है जुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सोशल साइंस, सोशल स्टडीज की बात करते हैं, तो उसको मैथ से, उसको साइंस इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन बच्चों की अपनी लाइफ से भी होना चाहिए, अपनी डेली लाइफ से भी होना चाहिए। तो इससे बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा, बच्चा आसानी से चीजों को सीखेगा।
प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस, कि पर्यावरण की केंद्रितता का सिद्धांत। तो मतलब क्या है कि देखिए, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, और सोशल एनवायरनमेंट भी, जो हमारा सामाजिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है। तो एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो एनवायरनमेंट, जब हम करिकुलम की बात करते हैं, तो करिकुलम में इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से जान सके, समझ सके, चाहे अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इसके बारे में बच्चों की अवेयरनेस हो सके, उसको जान सके, उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये तो थे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि करिकुलम का कंसेप्ट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन की बात की, और उसके प्रिंसिपल्स की बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।